Welcome, friends. Today we are going to talk about the legendary movie Interstellar. दोस्तों, इंटरस्टेलर सर क्रिस्टोफर नोलान की डायरेक्ट की गई एक मास्टरपीस मूवी है। वैसे तो इनकी सभी फिल्में ही बेमिसाल हैं, लेकिन इंटरस्टेलर मूवी की छाप सदा आपके दिमाग में रहेगी। फिल्म का मेन किरदार है कूपर। 2067 में पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है। 7 साल पहले धरती पर गेहूं और 1 साल पहले ओकरा और बाकी चीज़ों का उगना बंद हो गया था। कूपर, जो कि पहले नासा में पायलट हुआ करता था, अब एक किसान है और मक्के की खेती करता है, क्योंकि दुनिया को अब वैज्ञानिकों की जगह किसानों की ज़्यादा ज़रूरत है और इंसानों का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है। धूल के तूफानों का आए दिन आना एक आम सी बात हो गई है। ऑक्सीजन लेवल का कम होना ये दिखाता है कि धरती अब रहने लायक नहीं रही। कूपर की फैमिली में 4 लोग हैं: बेटी मर्फ, बेटा टॉम, कूपर और उसका ससुर डोनाल्ड। मर्फ के रूम में जो बुक शेल्फ है, उसके ऊपर से किताबें अपने आप गिरती रहती हैं। मर्फ कूपर को कहती है कि उसके कमरे में भूत है और मुझे लगता है कि वो बहुत आप ही हों। लेकिन कूपर इन बातों पर विश्वास नहीं करता और मर्फ को कहता है कि जो भी तुम्हारे कमरे में होता है उसको ऑब्जर्व करो। कूपर अपने बच्चों के साथ एक बार बेसबॉल का मैच देख रहे होते हैं, तभी तूफान के आने का सायरन बजने लगता है। सब अपने अपने मास्क पहनकर घर जाने लगते हैं। जब कूपर अपने घर पहुंचता है तो उसका पूरा घर धूल से भरा होता है और उसकी बेटी मर्फ के कमरे में धूल से बनी कुछ लाइनें दिखाई देती हैं। वो सोच रहा होता है कि ये लाइनें आखिर बनी कैसे। तभी मर्फ उसे कहती है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरे कमरे में भूत है, पर आप मेरी बात को कभी नहीं मानते थे। कूपर लाइनों को गौर से देखने लगता है और मर्फ से कहता है कि आज रात मैं यहीं पर रहूँगा, तुम अपने भाई के साथ सो जाओ। कूपर पूरी रात वहीं रहकर ये समझने की कोशिश करता है कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है और ये लाइनें कैसे बनी। जब सुबह मर्फ अपने रूम में आती है तो वो देखती है कि कूपर अब भी वहीं पर बैठा होता है, हाथ में कापी पेन लिए, और कूपर उसे बताता है कि किताबें भूत की वजह से नहीं, ग्रेविटी की वजह से गिरती हैं। फिर वो एक सिक्का उछालता है जो कि मिट्टी से बनी लाइन के ऊपर जाके गिरता है, ना कि लाइन के बीच। कूपर कहता है कि ये एक मैसेज है जो बाइनरी कोड के जरिए हमको भेजा गया है। दोस्तों, बाइनरी कोड एक ऐसी भाषा है जो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में किसी मैसेज को सेंड या रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होती है। इस भाषा में 0 और 1 का यूज़ होता है और यहाँ जो मोटी लाइन थी उसका मतलब था 1 और जो बारीक लाइन थी उसका मतलब था 0। और कूपर अब उसको डिकोड करता है। डिकोड करने पे उसे एक लोकेशन का पता चलता है। जब वह उस लोकेशन पर पहुंचते हैं तो उन्हें अंदर जाने से सिक्योरिटी वाले रोक लेते हैं और बाद में उन्हें पकड़कर अंदर ले जाते हैं। वो कूपर और मर्फ को अलग अलग कमरों में बिठा देते हैं और उनसे पूछते हैं कि वह इस लोकेशन पर कैसे पहुँचे। फिर एक साइंटिस्ट एमिली कूपर को एक बड़े हॉल में ले जाती है। वहाँ उसकी बेटी मर्फ भी होती है और वहीं पर एमिली के पिता प्रोफेसर ब्रेंट के साथ और भी लोग होते हैं। दोस्तों, कूपर पहले नासा में काम कर चुका है और वो प्रोफेसर ब्रेंट को जानता है। फिर वो सभी लोग उनसे पूछते हैं कि आखिर ऐसी खुफिया जगह पर वो कैसे पहुँचे, उन्हें इस जगह का पता कैसे चला। तभी मर्फ कहती है कि हमें ग्रेविटी की वजह से इसका पता चला। वहाँ पर बैठा एक आदमी हंसता है और कहता है कि साफ साफ बोलो कि तुम्हें इस जगह का पता कैसे चला। कूपर के मन में डर होता है और वो कहता है कि पहले ये वादा करो कि आप मुझे और मेरी बेटी को यहाँ से सुरक्षित जाने दोगी। क्योंकि कूपर पहले नासा में काम भी कर चुका होता है तो प्रोफेसर ब्रैंड
उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें हमारे काम के बारे में नहीं पता। लेकिन कूपर के मुताबिक नासा जैसी सभी साइंस की ऑर्गेनाइजेशंस पूरी दुनिया में 10 साल पहले ही बंद हो चुकी हैं। प्रोफेसर ब्रैंड उसे बताते हैं कि ये दुनिया से छुपकर आज भी चल रही है, क्योंकि लोग अब भूख से मर रहे हैं और वो ये बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ऐसे प्रोजेक्ट्स पे इतना पैसा खर्च हो। प्रोफेसर ब्रैंड बताते हैं कि धरती अब धीरे धीरे अनइनहेबिटेबल हो रही है और धीरे धीरे यहाँ पर जो बची खुची फसलें हैं वो भी उगना बंद हो जाएंगी और ऑक्सीजन बहुत कम हो जाएगी। कूपर कहता है कि इस पृथ्वी को बचाने का कोई तो रास्ता होगा, मगर प्रोफेसर ब्रैंड कहते हैं कि नहीं कूपर, हमें इस धरती को बचाना नहीं बल्कि इसे छोड़कर जाना होगा। और वो बताते हैं कि अंतरिक्ष में एंड्योरेंस नाम का एक हमारा स्पेसशिप मौजूद है जिसमें इतना फ्यूल भरा हुआ है कि वो गैलेक्सी में जाके पृथ्वी जैसे रहने लायक ग्रह को ढूंढ सकता है। हमारे पास अभी भी कुछ रॉकेट्स हैं जो हमें उस स्पेसशिप तक पहुंचा सकते हैं। और फिर प्रोफेसर ब्रैंड बताते हैं कि आज से 48 साल पहले सैटर्न ग्रह के पास अपने आप एक वार्म होल खुल गया था, जिसके जरिए हम दूसरी गैलेक्सी में कम से कम समय में जा सकते हैं। दोस्तों, हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, जिसमें करोड़ों खरबों तारे और असंख्य ग्रह हैं। इसी तरह ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सी हैं, पर इंसान को वहां तक पहुंचने में लाखों साल लग जाएंगे। अब जानते हैं कि वार्म होल होता क्या है। वार्म होल बेसिकली एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक थ्योरी थी। सीधी भाषा में बताया जाए तो वार्म होल एक ऐसा छोटा सा रास्ता है जो दो जगह को जोड़ता है। यहाँ दो जगहों का मतलब कोई नज़दीक की जगह नहीं, बल्कि उन दो जगहों में लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी हो। ये एक ऐसा रास्ता है जो स्पेस को मोड़कर बनता है। दोस्तों, ये सच है कि आज तक हम वार्म होल को पाने में सक्षम नहीं हुए हैं। आगे प्रोफेसर ब्रैंड बताते हैं कि अभी तक हम 13 लोगों को वार्म होल के जरिए अलग अलग गैलेक्सी को ढूंढने के लिए भेज चुके हैं। उन लोगों का काम है गैलेक्सी में ऐसे ग्रहों को ढूंढना जहां पर हवा, पानी हो और हमारी पृथ्वी के जैसे रहने लायक हों और पृथ्वी से ज़्यादा दूर भी ना हो। और उन सभी के साथ हमने एक रोबोट भी भेजा है। जब उन्हें कोई ऐसा ग्रह मिल जाएगा तो वो सिग्नल को ऑन कर देंगे, जिससे हमें ये इंडिकेशन मिल जाएगा कि उन्हें हूबहू पृथ्वी जैसा ग्रह मिल गया है। जिन्हें वार्म होल से भेजा गया था उनमें से हमें 3 के सिग्नल मिल गए हैं। इसका मतलब है कि 3 ग्रह अभी भी मौजूद हैं जो ज़्यादा दूर नहीं हैं, लेकिन हमें बस यही पता चला है कि ग्रह मौजूद हैं, पर हम उनसे कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमने एक टीम तैयार की है जो उन ग्रह पर जाएगी और पता करेगी कि उन तीनों में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो हूबहू हमारी पृथ्वी जैसा है। आगे प्रोफेसर बताते हैं कि उनके पास ऐसे 2 प्लान हैं। पहला प्लान, प्रोफेसर ग्रेविटी को कंट्रोल करने में काम कर रहे हैं। अगर वो इसमें कामयाब होते हैं तो वो ग्रेविटी को ज़ीरो कर देंगे, जिससे सभी चीज़ें हवा में तैरने लगेंगी और बड़े से स्पेस स्टेशन में बहुत से लोगों को रखकर उस ग्रह तक भेज देंगे। क्योंकि ग्रेविटी ऑफ होने की वजह से स्पेस स्टेशन को बस डायरेक्शन देने की ही ज़रूरत है, और वो ऐसा एक स्पेस स्टेशन बना भी चुके हैं। और वो स्पेस स्टेशन वही है जहाँ पर प्रोफेसर और कूपर बात कर रहे हैं। असल में जहाँ पर वो खड़े हैं वो कोई बिल्डिंग नहीं है, वह एक स्पेस स्टेशन है। और अगर ये प्लान किसी कारणवश कामयाब नहीं होता है तो उनके पास है प्लान नंबर 2, जिसमें वो एक एस्ट्रोनॉट के साथ 5000 एम्ब्रियोस यानी मानव भ्रूण भेज देंगे, जिससे कि इंसानों की जाति नई जगह पर जीवित हो सके। प्रोफेसर कूपर को इस मिशन में शामिल होने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनको काफ़ी पायलट्स की ज़रूरत है
और कूपर नासा में पायलट रह चुका है। कूपर इसके लिए मान भी जाता है, पर कूपर के इस मिशन में जाने से मर्फ काफ़ी नाराज़ हो जाती है। वो कूपर को कहती है कि आप इस मिशन में जाने के लिए कैसे मान गए, जबकि इससे जान भी जा सकती है और ना ही जिंदा बचकर वापस आने की कोई गारंटी है। तो कूपर उसे समझाता है कि इसमें ही हम सबकी भलाई है और कूपर वहाँ से चला जाता है। रात को मर्फ अपने कमरे में बैठकर उन मिट्टी के लकीरों को देखती रहती है और जब सुबह कूपर उसे मिशन पर जाने से पहले मिलने के लिए आता है तो मर्फ कहती है कि मैंने इस मैसेज को डिकोड कर लिया है, जिसका मतलब है स्टे, यानी कि रुक जाओ। पर कूपर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और जाने से पहले उसको एक घड़ी देकर जाता है और बोलता है कि इसकी दूसरी जोड़ी मेरे पास रहेगी और ये दोनों घड़ियां हम दोनों के लिए अलग अलग काम करेंगी, क्योंकि स्पेस में जहां वो जा रहा है वहां वक्त की रफ्तार धीमी होगी। और कूपर कहता है कि शायद जब मैं वापस लौटूं तो तुम्हारी उम्र मेरे जितनी हो और मेरी उम्र लगभग इतनी ही रहे जितनी अब है। अब कूपर की पूरी टीम वर्म होल से गुजरते हुए दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाती है और वो गार्गेंटुआ नाम के एक ब्लैक होल पे पहुंच जाते हैं, जिसके पास वो तीनों ग्रह हैं जहां से उन्हें सिग्नल मिल रहे हैं। और ये ग्रह पृथ्वी की तरह ही इस ब्लैक होल का चक्कर लगाते हैं, जैसे धरती सूरज का। अब उनके स्पेसशिप से सबसे नज़दीक जो प्लानेट है उसका नाम है मिलर्स प्लानेट और पूरी टीम उसी पर जाने का निर्णय लेती है। पर ये जो मिलर्स प्लानेट है ये ब्लैक होल के भी सबसे नज़दीक है और इस प्लानेट पर बिताया हुआ 1 घंटा पृथ्वी पर बिताए 7 साल के बराबर होगा, क्योंकि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण भी बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके खिंचाव से प्रकाश सहित कुछ भी नहीं बच सकता। इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होने के कारण जो ग्रह जितना ज़्यादा ब्लैक होल के करीब होगा, समय की रफ्तार उतनी ही ज़्यादा कम हो जाएगी। यही कारण है कि मिलर्स प्लानेट पर बिताया 1 घंटा पृथ्वी पर बिताए 7 साल के बराबर होता है। जब कूपर अपने साथियों के साथ मिलर्स प्लानेट पर जाने की तैयारी करता है तो उनका एक साथी रोमिली कहता है कि वह वहीं पर रुककर ब्लैक होल को ऑब्जर्व करेगा और उसकी इक्वेशन को समझेगा। बाकी टीम के 3 लोग मिलर्स प्लानेट पर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि इस प्लानेट पर 2-3 फीट तक पानी ही होता है, सिर्फ पानी, ना कोई ज़मीन ना कोई पहाड़। तभी एमिली कहती है कि उसे दूर कुछ पहाड़ दिख रहे हैं। वह ऊपर जाने लगती है, पर जब कूपर गौर से देखता है तो वो पहाड़ नहीं बल्कि पानी की बहुत बड़ी बड़ी लहरें होती हैं, जो कि इस प्लानेट पर ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होने के कारण आती हैं। कूपर एमिली को चिल्लाकर वापस आने के लिए कहता है, लेकिन तब तक एमिली वहाँ फंस जाती है। लेकिन उसके साथ जो रोबोट होता है वो उसे बचा लेता है और यान के अंदर ले आता है। लेकिन इसी बीच उनका एक साथी बाहर ही रह जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके स्पेस जेट के अंदर पानी भर गया है और पानी के निकलने के बाद ही स्पेस जेट चल पाएगा। लेकिन पानी निकलने में पूरे 3 घंटे लग जाते हैं और जब वापस वो अपने मेन यान एंड्योरेंस में पहुंचते हैं तो उनका साथी रोमली उनका इंतज़ार करते करते बूढ़ा हो गया होता है, क्योंकि अब तक उसे 23 साल 4 महीने और पूरे 8 दिन बीत चुके होते हैं। और वो कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मर गए होंगे और तुम्हारे आने की उम्मीद भी मैंने छोड़ दी थी। और रोमिली बताता है कि इन 23 सालों में तुम्हारे लिए काफ़ी सारे मैसेजेस भी धरती से आए हैं। तभी कूपर अपने मैसेजेस को चेक करने लगता है। इनमें से एक मैसेज उसके बेटे टॉम का होता है, जो कहता है कि उसके नाना जानी कूपर के ससुर अब नहीं रहे और उसकी अब शादी हो चुकी है और एक बेटा भी है।
और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे पिता अभी जिंदा हैं, मगर तब भी कूपर की उम्र का ही होता है। इतने सालों में उसकी बेटी मर्फ ने सिर्फ एक ही मैसेज अपने पिता के लिए किया, वो भी तब जब मर्फ का बर्थडे होता है, क्योंकि वो पिता से काफ़ी नाराज़ थी, क्योंकि कूपर ने कहा था कि मैं उस दिन आऊँगा जब तुम्हारा बर्थडे होगा और हमारी एज शायद सेम होगी। और इस समय मर्फ की एज भी अपने पिता के बराबर की हो चुकी थी और वो बताती है कि उसने अब प्रोफेसर ब्रैंड के साथ नासा में काम करना शुरू कर दिया है। आगे दिखाते हैं कि फ्यूल कम होने के कारण अब उन्हें बचे 2 प्लैनेट में से सिर्फ एक को चूज करना होगा। कूपर और रोमली बोलते हैं कि हमें मैंस प्लैनेट पर जाना चाहिए क्योंकि वो हमारे स्पेसशिप से नज़दीक है, पर एमिली कहती है कि हमें एडमंड के प्लैनेट पे जाना चाहिए क्योंकि उसका डाटा ज़्यादा प्रॉमिसिंग है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। और उसकी एक वजह ये भी होती है कि एमिली एडमंड से प्यार करती है। आखिर फ्यूल कम होने के कारण वो मैन के प्लैनेट पर जाने का डिसाइड करते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मैन अपने स्लीपिंग चैम्बर में बहुत समय से सो रहा होता है। फिर वह उसे स्लीपिंग चैम्बर से उठाते हैं। दोस्तों, इस मूवी की आगे की कहानी देखने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए थंबनेल पर जहां पर लिखा है इंटरस्टेलर पार्ट 2 पर क्लिक करके आगे की स्टोरी देख सकते हैं। Thanks for watching this video and please subscribe my channel.